हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायनेमो पर या इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। तो भैया, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस काम में आता है और इससे हम कौन सी एनर्जी को जनरेट करते हैं, आज के वीडियो में जानेंगे हम इसके बारे में। और आज जो हमें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, ये किसकी वजह से मिल रही है? वो हमारे डायनेमो की हेल्प से हमको मिलती है। तो डायनेमो का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर लेते हैं? हमको जनरली क्या करना है, इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करना है। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी न किसी एनर्जी का एक फॉर्म यहाँ पर होती है, क्योंकि भैया आपने एनर्जी के बारे में जो पढ़ा है, एनर्जी को हम देखते हैं कि कंजर्व है इस यूनिवर्स के अंदर। मीन्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना इस एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बस इसका क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो डायनेमो की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने जा रहे हैं, वो भी किसी न किसी का क्या है, फॉर्म है। ओके, उसी को हमें कन्वर्ट करना है, इस पर हमें मैकेनिकल वर्क करना है। जो वर्क आप करोगे, जो एनर्जी आप इसे गिवन करोगे, वही एनर्जी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। तो हम इसका यूज, जो विंड का फ्लो होता है, बीच रास्ते में विंड मिल लगा के उसके फैन को रन करवाते हुए पीछे एक डायनेमो लगा देते हैं। वो डायनेमो आपको हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपको प्रोवाइड कर देता है। इसका यूज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर करते हैं। वहां यूरेनियम को या कोयले को बर्न करके हम स्टीम बनाते हैं और स्टीम से इस डायनेमो को रन कराते हैं। तो वहां से न्यूक्लियर की एनर्जी को या थर्मल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा ही डायनेमो हम जब पानी का फ्लो होता है, बीच रास्ते डैम बनाकर वहां लगा देते हैं, तो पानी के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका यूज हम इस टरबाइन को रन करवाने में करते हैं। इस टाइप से ये हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन करता है। तो जहां जहां मोशन है, फ्लो है, वहां वहां आप किसको लगा दें, हमारे डायनेमो को लगा दें। और इस डायनेमो को चलाने से हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कैसे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है और कैसे इसका पूरा वर्किंग सिस्टम हमारा वर्क करता है, वो जानेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर। और जानेंगे इस डायनेमो की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में, किसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की या डायनेमो की। सो अभी अभी क्या बोला हमने, डायनेमो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट करता है। सो a dynamo is an electrical generator that convert mechanical energy into electrical energy। तो जब जब हम इस पर मैकेनिकल वर्क करेंगे, वो उस मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके गिवन करता है। दो तरह का डायनेमो यूज किए जाते हैं, एक एसी डायनेमो यूज करते हैं हम लोग, और दूसरा हम डीसी डायनेमो का भी यूज करते हैं। एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एसी डायनेमो आपको अल्टरनेटिंग करंट गिवन करता है, मींस फॉरवर्ड रिवर्स। ये इसका पॉजिटिव साइकिल है, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। ओके, तो हमको ये दोनों डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। ये अल्टरनेटिंग करंट का नेचर है। मींस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जब चेंज होती है तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का पूरा एक चैप्टर हमको आगे स्टडी करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। डीसी डायनेमो क्या करता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। ऐसी करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट, और ऐसे करंट को जनरेट करने के लिए हम डीसी डायनेमो का यूज करते हैं। अब सारे चीजें सेम है इनके अंदर। एसी डायनेमो के अंदर हम यह स्फेरिकल स्लिप रिंग का यूज करते हैं, और डीसी डायनेमो के अंदर उसी स्लिप रिंग को दो पार्ट में कट करके हाफ स्लिप्स का हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हमको डीसी करंट प्रोवाइड कर देता है और ये हमको एसी करंट गिवन करता है। ठीक है, तो दोनों डायनेमो क्लियर है। एसी करंट को जनरेट करने वाला एसी डायनेमो और डीसी करंट को जनरेट करने वाला डीसी डायनेमो। चलिए आते हैं हम इसके प्रिंसिपल पर। तो बच्चों,
शुरुआत में हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरुआत किया था तो सबसे पहले हमने जाना था फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जहां हमने एक करंट कैरिंग एक लूप लिया था, एक कंडक्टिंग लूप, और एक मैग्नेट लेकर हमने इनके बीच रिलेटिव मोशन करवाई थी। तो मैग्नेट और कॉइल के बीच जब हम रिलेटिव मोशन क्रिएट करवाते हैं उस समय कॉइल नहीं चाहती है कि उसके अंदर कोई चेंज हो, क्योंकि मैग्नेट को पास लाने से या मैग्नेट को दूर ले जाने से क्या बन रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो इस कॉइल से लिंक हो रही थी, और दूर पास ले जाने से बार बार वो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी चेंज हो रही थी, और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है, तो ये कॉइल भी अपोज करना चाहती थी, और अपोज करने के लिए इसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती थी। इस कारण से ये अपने चार्ज को एक डायरेक्शन में रन कराती और अपनी उल्टी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसने अपने चार्जेस को रन करवाया है। इसका मतलब है इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुई है, उसी ईएमएफ को हम सर्किट कंप्लीट करते हुए इंड्यूस करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जब जब कॉइल से ये फ्लक्स का चेंज हमको मिलता है उस कॉइल में हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल जाती है, और यहाँ सेम वर्क हमको करना है। इसीलिए हमारे जो डिवाइस है डायनेमो, वो हमारे किसके प्रिंसिपल पर डिपेंड कर रही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ। ये लॉ इंडक्शन के किसने गिवन की, फैराडे ने। तो हमारा ये डिवाइस भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क करने वाला है। ओके, ये हमने इसका लेवल डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर हमको दो मैग्नेट यूज करना होंगे, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। दो साइकिल के लिए हमने इसको यहाँ जनरेट कर रखा है, बना रखा है। अब देखिए इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब एक डायनेमो को अगर आपको बनाने का काम पड़ गया तो एक डायनेमो को हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो पहली चीज आपको लगेंगे दो मैग्नेट, या तो आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं या यहाँ पर कॉइल लगाकर करंट फ्लो करवा के भी N से S के बीच ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। एक तरफ कॉइल ऐसी लगाएं कि उसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो कि उसका ये वाला पोल नॉर्थ बन जाए, और दूसरी तरफ दूसरा कॉइल लगाएं उसमें करंट इस तरह से फ्लो करवाएं कि ये वाला फेस उसका साउथ पोल बन जाए, मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर ले आप। तो नॉर्थ और साउथ पोल हमारे जनरेट होंगे और इनके बीच में इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी हमारी। क्लियर है? चलिए तो पहला पार्ट हमको जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ये या तो आप परमानेंट होर्सशू मैग्नेट यूज कर लें या फिर आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। डन। दूसरा पार्ट हमको जरूरत लगेगी यहाँ पर आर्मेचर की, मींस कॉइल की। तो वो आर्मेचर हम कहाँ लगाते हैं, ये रही हमारे पास वो आर्मेचर जो हमने दोनों मैग्नेट के बीच यहां लगा रखी है। ये हमारी आर्मेचर है, और इस आर्मेचर को हमने दोनों मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। सो आर्मेचर का काम क्या है, आर्मेचर का काम है भैया, ये कॉइल है, इससे लिंक होने वाली फ्लक्स में आप चेंज करेंगे, वेरिएशन करेंगे, तो उस वेरिएशन की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगी, ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी, और वही ईएमएफ हमको चाहिए। तो हम इसको बनाते हैं कॉपर वायर की। सो इट इज ए इंसुलेटेड कॉपर कॉइल। क्या है ये, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल मींस जब हम कॉपर के वायर बनाते हैं तो उनके ऊपर एक पतली सी लेयर लगा देते हैं इंसुलेशन की, ताकि जब हम मैनी राउंड के साथ एक रोड के ऊपर इनको मैनी टर्न्स के साथ वाउंड करेंगे तो एक सर्कल की करंट दूसरे में पास ना हो, इसीलिए इनके ऊपर वो इंसुलेशन हम लोग लगा देते हैं। तो इस तरह से एक कॉपर की कॉइल हमारी बन जाती है। और क्या करते हैं, एक एक्सल के ऊपर इसको मैनी टर्न्स के साथ हम वाउंड कर देते हैं। सो इट इज वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। वो जो कोर हम जिस पर वाउंड कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन की। हमने हिस्टेरेसिस कर्व के अंदर पढ़े हैं, सॉफ्ट आयरन हमारे बड़े अच्छे सब्सटेंसेस होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से लिंक कर लेते हैं, विच इज रोटेटिंग बिटवीन द फील्ड मैग्नेट। अब इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, इन फील्ड मैग्नेट जो हमारा यहाँ पर है नॉर्थ और साउथ, इसके बीच फिट करते हैं एक एक्सेल के साथ, और यही इसी के बीच में हम क्या करते हैं, इसका रोटेशन करवा लेते हैं। द मूविंग पार्ट ऑफ डायनामो इज कॉल्ड रोटर।
जो घूमने वाला सेंटर का ये पार्ट है ये रोटर होता है इसका, और जो बाहर वाला पार्ट है वो हमारा कहलाता है स्टेटर। जो स्टेशनरी पार्ट है, मैग्नेट को हम लोग स्टेशनरी रख लेते हैं, बीच वाले पार्ट को हम यहाँ पर रोटेट करवाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी हो जाती है आर्मेचर। अब इस आर्मेचर के जो दोनों एक्सटर्नल एंड है वो हमारा दो स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए ए बी सी डी, ये हमारी आर्मेचर है। अब ए वाले एंड का कनेक्शन हमने स्लिप रिंग S2 से कनेक्ट किया हुआ है, ये वायर यहाँ कनेक्टेड है इससे, और जो हमारा ये CD वाला आर्म है ये वाला यहाँ चलते हुए हमारा स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड है, और इसके पीछे हमने ब्रश B1 लगा रखा है। तो आर्मेचर के जो एक्सटर्नल कनेक्शंस है वो हमारे दो स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहते हैं, S1 और S2 से। अब स्लिप रिंग्स की नीड क्यों है हमें? क्योंकि जब कॉइल हमारे यहाँ रोटेट करेगी इस मैग्नेट के बीच, तो इसके जो दो वायर आपने बाहर निकाल रखे हैं ये एक दूसरे में उलझ जाएंगे। जब कॉइल लगातार घूमेगी यहाँ पर तो ये वायर उलझ के क्या हो जाएंगे, आपके टूट जाएंगे, क्योंकि ये भी तो घूमेंगे। तो ये घूम कर टूटे ना, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, इस पर दो स्लिप रिंग S1 और S2। वायर को जस्ट हम इस स्लिप रिंग पे ऐसा टच कर देते हैं। ऐसा टच कराने से इस स्लिप रिंग के ये जो वायर है और स्लिप रिंग ये दोनों एक साथ यहाँ पर क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो कॉइल और स्लिप रिंग दोनों साथ साथ क्या करती है, हमारे यहाँ पे रोटेट करती है। इस स्लिप रिंग को आप मेटल की बना सकते हैं या किसी मेटेलिक दूसरे सब्सटेंसेस की भी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग्स S1 और S2 इन दोनों की भी अपने को जरूरत यहाँ लगने वाली है। तो टू एंड ऑफ कॉइल आर जॉइंड विथ टू सेपरेट ब्रास रिंग्स। दो सेपरेट ब्रास रिंग से हमने कॉइल के दोनों एक्सटर्नल एंड को कनेक्ट किया हुआ है, मेड अप ऑफ मेटल एंड रोटेट विद द कॉइल कॉल्ड स्लिप रिंग्स। ये दोनों स्लिप रिंग हमारी कॉइल के साथ साथ ही क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, अब कॉइल तो रोटेट कर रही है, अगर मैं उस पर वायर लगाऊंगा तो फिर वायर को फिर घुमा देगी वो और फिर ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस स्लिप रिंग के पीछे ना एक ब्रश लगा देते हैं जो इस पर घिसते रहता है, इसके साथ घूमता नहीं है लेकिन इसके साथ फिक्स रहता है, बस इसके टच कांटेक्ट में रहता है। तो ऐसे ही दो ब्रशेस हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किए हैं पीछे, कौन से, B1 और B2। देखिए यहाँ पर दोनों स्लिप रिंग के पीछे ये दो ब्रश, एक यहाँ पर लगा रखा है और एक हमने यहाँ लगा रखा है, S2 के साथ B2 और B1 के साथ S1। ठीक है, इस तरह से दो ब्रशेस हमने लगा दिए हैं। दे आर स्मॉल रोड्स ऑफ कार्बन और मेटल, ये कार्बन या मेटल के आप यूज कर सकते हैं। और टचिंग द स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग को टच करेंगे, उसके कांटेक्ट में रहेंगे, और जहां से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को बाहर ले जाना है, द एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू द ब्रशेस। वो एक्सटर्नल सर्किट हम इन्हीं ब्रश से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मान लो मुझे बल्ब चलाना है, डायनामो मेरा वर्क कर रहा है, मैंने मैग्नेट लगा रखे हैं, बीच में कॉइल लगा रखे हैं, यहाँ स्लिप रिंग्स लगा रखी है, और ये कॉइल यहाँ पर रोटेट कर रही है, और उसके रोटेट करने से ईएमएफ बन रही है, मुझे करंट बाहर चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं दो ब्रश लगा रखे हैं, वहां से दो वायर लगाए और बाहर मैंने मेरे बल्ब पर लगा दी। तो इस तरह से वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट में कन्वर्ट होगी और हमारा जो बल्ब है वो चलना शुरू कर देगा। ये B2 से एक वायर निकाल लिया, ये B1 से एक वायर निकाल लिया, और ये लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है रास्ते में हमने, तो ये हमको इंड्यूस करंट यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए फ्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये थे इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट। मेनली चार पार्ट की हमें नीड है, फील्ड मैग्नेट ले लो, कॉइल ले लो, स्लिप रिंग्स ले लो, ब्रशेस ले लो। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका डायनेमो रेडी हो जाता है। तो डायनेमो तो बन गया है, अब इसे हमें चलाना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा, और ये किस तरह से अपनी ईएमएफ को इंड्यूस करेगा हम उस पर डिस्कस करते हैं। भैया ईएमएफ तो इंड्यूस कराना है हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कराना है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे इसमें कैसा जनरेट होती है, तो वो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिस पर। तो फेराडे ने बोला था हमको कि भैया किसी कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज कर लो, आप बहुत ही आसानी से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो यही ईएमएफ हम इंड्यूस करवाते हैं। तो देखो बच्चों, ये मान लीजिए आपके पास फील्ड मैग्नेट N और S हमने यहाँ ले लिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ कहीं बीच में हमने हमारी आर्मेचर को कनेक्ट किया हुआ है, ये है A B C D, और इसके एक्सटर्नल इसको कनेक्ट किया हमने S1 स्लिप रिंग से, यहाँ एक ब्रश लगाया हमने क्या B1, और इसका कनेक्शन कर दिया हमने एक लोड रेजिस्टेंस
RL से, इसका कनेक्शन किया हमने किससे, स्लिप रिंग S2 से, और इसके साथ लगा दिया एक ब्रश B2 हमने, और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, लोड रेजिस्टेंस RL से। तो ये बन गई हमारी डायनेमो। क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अब N से S के बीच ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे वर्क कर रही है। तो शुरुआत में इसके प्लेन को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हम रखते हैं। इस कॉइल का ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस कॉइल का प्लेन है। तो इस समय इस कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स कितनी होगी, फाई। फाई इज इक्वल टू हमारी होती है NBA cos थीटा, या इसको हम लिखेंगे ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारी कॉइल की, और टी यहाँ पर क्या है, टाइम। ओके, ए यहाँ पर एरिया वेक्टर है, और बी यहाँ पर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ए दिख रहा है आपको ये है एरिया ऑफ, एरिया वेक्टर ले लेते हैं इसको, एरिया वेक्टर। ओके, चलिए तो किस तरह से फ्लक्स हमारा चेंज होने वाला है, तो हम लेते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। हमने बोला जब कॉइल का जो प्लेन है वो कैसा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस समय जो एरिया वेक्टर होगा हमारी कॉइल के प्लेन का, ये कॉइल का प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, नॉर्मल टू सरफेस। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल कितनी बनेगी, 0 डिग्री। तो फ्लक्स जो फाई हमारा है, एंगल, सॉरी फ्लक्स नहीं, एंगल जो इस समय आपका फेज है वो शुरुआत में आपका है 0 डिग्री। ये जो थीटा यहाँ पर दिख रहा है ये एंगल है बिटवीन किसके, ए एंड बी एंड ए के बीच का। ये ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फेस को, एंगल को, और ये फेस इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है। तो शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ फ्लक्स में वैल्यू पुट करें, फाई इक्वल टू NBA cos 0, और NBA cos 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, शुरुआत में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो NBA है, cos 0 की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो कि हमको cos 0 पे मिल जाती है। तो ये जो फ्लक्स इस समय हमारा लिंक हो रहा है इसकी क्वांटिटी कैसी है, मैक्सिमम। ये प्लेन कॉइल का, और यहाँ पर ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है, इससे लिंक हो रही है। तो बच्चों बताओ EMF कितना होना चाहिए इसके अंदर, तो EMF पे चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट केस में हमारी EMF यहां लेते हैं हम, चलो फर्स्ट केस में जो बनने वाली EMF है, EMF हमारे पास फैराडे के अकॉर्डिंग माइनस कितना होता है, d∅dt, और फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो d/dt ऑफ, ये हो गया आपका NBA cos ओमेगा टी। डिफरेंशिएट करें इसको, सो EMF इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी प्लेस पर NBA, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है, कोस ओमेगा टी का करेंगे तो पहले ओमेगा टी, ओमेगा आगे आ जाएगा, और कोस का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन, माइनस ये रहा माइनस प्लस हो गया, और NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपको EMF मिलता है। ठीक है, तो जब फ्लक्स आपका 0 डिग्री है, फेस पर 0 फेस पर फ्लक्स आपका मैक्सिमम बन रहा है, उस केस में EMF कितना, तो EMF यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा, और फर्स्ट केस के लिए EMF 0 हो गई। मतलब जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होता है, EMF इंड्यूस होने वाली कितनी है यहाँ पर, वो 0 है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे हम इसकी एंगल को चेंज करते हैं। अभी 0 डिग्री एंगल बन रही थी बी और एरिया वेक्टर के बीच, अब इस एंगल को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, मतलब इस प्लेन को, इस कॉइल को यहाँ पर रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही कॉइल रोटेट होगी ये एंगल 0 1 2 3 4 5 यहाँ आते आते एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका एरिया वेक्टर है। अब आपका जो कॉइल का प्लेन है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है, तो एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा था बी के साथ
वो 90 डिग्री हो चुका है। तो सेकंड केस में ये जो फ्लक्स हमारा है इसका फेस 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री होने से जो फ्लक्स हमारी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो फ्लक्स तो हमारा क्या हो गया, जीरो। मैक्सिमम से डिक्रीज 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 और फाइनली जब प्लेन बी के साथ पैरेलल हो गया तो हमारी जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाती है। मतलब मैक्सिमम से जीरो फ्लक्स का चेंज आया, और फ्लक्स के चेंज आने से ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो हम देखते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा उस केस में साइन 90 की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम मींस 1, तो ईएमएफ की वैल्यू भी कितनी मिल गई अपने को, मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो हुआ, इतने में ईएमएफ हमारा जीरो से क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। ओके, कितने टाइम में, t/4 टाइम में। ओके, जब t इक्वल टू जीरो था उस समय ईएमएफ फ्लक्स अपना मैक्सिमम था, ईएमएफ हमारा जीरो था। ओके, और t/4 टाइम बाद कितना हो गया वो, यहां लेते हैं इसको, t/4 टाइम बाद फ्लक्स जब मैक्सिमम हुआ, फ्लक्स जब जीरो हुआ तो ईएमएफ आपका मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, थोड़ा और रोटेट करवाते हैं इसको हम, तो इस समय टाइम हो जाएगा हमारा t/2, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो t/2 टाइम बाद फ्लक्स आपका हो गया 90 से इंक्रीज होकर 180, और 180 पर cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, ये -1, तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा -NBA। अब जब हम यहाँ कॉइल को रख चुके थे, अब इसको और रोटेट करेंगे तो ये कॉइल ऐसी हो जाएगी। इस समय हमारा जो एंगल है ये प्लेन ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस समय एंगल पहले यहाँ था, यहाँ गया 90 और बढ़ेगा तो कितना हो गया एंगल अब 180। तो जब फ्लक्स, सॉरी यहाँ पर फ्लक्स नहीं, यहाँ पर इस एरिया वेक्टर का और बी के साथ बनने वाला एंगल थीटा आपको कितना लेना है, 180। इस समय फ्लक्स आपका कितना हो गया, माइनस में मैक्सिमम, तो ईएमएफ कितनी होगी, यहाँ रख दें 180, और 180 पर फिर से ईएमएफ कितनी हो गई, जीरो। जब कॉइल ऐसे थी फिर यहाँ गई मैक्सिमम ईएमएफ, फिर यहाँ पहुंची तो क्या हो गया, वापस से ईएमएफ जीरो हो जाता है। जीरो से अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर ईएमएफ गया और हाईएस्ट वापस कहाँ गया, जीरो पर, t/2 टाइम में। नेक्स्ट फोर्थ साइकिल में हमने 3t/4 टाइम बाद देखा तो फेस बस चेंज होकर 270 हो गया। अब कॉइल जो ऐसे रखी हुई थी अब वो घूम के कैसी हो गई, ऐसी। शुरुआत की थी हमने यहाँ से 90, फिर ये 180 और घूम गई अपनी कॉइल, तो अब कहाँ पहुंच चुकी है वो, हमारे 270 के एंगल पर। अब 270 के एंगल पर ये कॉइल आ चुकी है, तो इस केस में फ्लक्स हमारा कितना हो गया है, 90। 270 की वैल्यू जो कॉस में हम देखेंगे वो 90 का ठीक अपोजिट है। cos 90 जीरो है तो ये -0 देगा, -0 में सब कुछ क्या हो गया, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब फ्लक्स की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाती है, कॉइल अब आपकी ऐसी आ चुकी है, ये इसका एरिया वेक्टर और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एंगल इनके बीच 270 डिग्री का बन चुका है, तो उस समय फ्लक्स जीरो हो गई। तो ईएमएफ कितनी होगी हमारी, 270 यहाँ रखेंगे तो 90 का ठीक अपोजिट -1, तो ईएमएफ हो गया हमारा NBA इंटू ओमेगा, लेकिन नेगेटिव, और नेगेटिव में ये वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू जीरो थी स्टार्ट में, फिर 90 हुई मैक्सिमम 90 पर, फिर 180 पर जीरो, और अब कहाँ पहुंच गई है, 270 पर, -90 -270, सॉरी माइनस में मैक्सिमम वैल्यू कौन से फेस पर, 270 के फेस पर। और लास्ट साइकिल हम फिर से जाएं तो थीटा इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाए 360 डिग्री, तो फ्लक्स फिर से कितना हो जाएगा, 360 का वही हाल होगा जो जीरो का होता है, तो फिर से आपका फ्लक्स मैक्सिमम NBA। इस समय जो ईएमएफ हमारा है वो वापस से कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, इस तरह से एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है और टाइम हो गया है आपका कैपिटल T, एक कंप्लीट साइकिल का। ओके, तो t/0t जब टाइम जीरो, फ्लक्स मैक्सिमम, ईएमएफ जीरो, फिर फ्लक्स जीरो, ईएमएफ मैक्सिमम,
फिर फ्लक्स जीरो तो ईएमएफ माइनस में मैक्सिमम, फिर फ्लक्स मैक्सिमम तो ईएमएफ वापस से कितना, जीरो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ईएमएफ जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से माइनस में मैक्सिमम, और मैक्सिमम से वापस कहाँ आ गया, जीरो। इस तरह से एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसका हम एक ग्राफ यहां बना लेते हैं। चलिए, तो हम टाइम वर्सेस ईएमएफ का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारी ईएमएफ है और यहां जाएंगे तो हम बात करेंगे टाइम की। जब टाइम t इक्वल टू जीरो होगा उस समय फेज कितनी होगी, 0 डिग्री। जब टाइम t/4 हो जाएगा तो फेज हमारी हो जाएगी 90 डिग्री। t/2 टाइम बाद फेज हो जाएगा हमारा 270। 3t/4 बाद फेज हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ 90 के बाद 180 लेना पड़ेगा, 90 180, ये हो गया आपका 270। और देन जब टाइम कैपिटल टी हो जाएगा मीन्स एक कंप्लीट साइकिल का टाइम, उस समय फेज हमारी हो जाएगी 360 मीन्स 2 पाई, 360 डिग्री। ओके, ये आपका एक साइकिल कंप्लीट। जब टाइम जीरो था तो फ्लक्स मैक्सिमम था फर्स्ट केस, और ईएमएफ आपका कितना था, जीरो, तो ये जीरो ईएमएफ, ठीक है। सेकंड केस, जब फ्लक्स आपका जीरो हुआ तो ईएमएफ आपका क्या हो गया, मैक्सिमम। तो जब फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम अपने पीक लेवल पर गई, कब, जब फेज आपका 90 डिग्री है। ये ईएमएफ की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट पॉजिटिव हमको मिलती है। देन थर्ड, जब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे, जीरो से वापस माइनस में मैक्सिमम, उस केस में ईएमएफ की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। ओके, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से माइनस में गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो आपका t/2 टाइम बाद ईएमएफ कितना हो गया, जीरो। फिर फोर्थ, जब फ्लक्स फिर से जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ की वैल्यू फिर से माइनस में कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। यहां से माइनस में ये मैक्सिमम वैल्यू 270 के फेस पर। देन लास्ट फाइनल, फ्लक्स फिर से मैक्सिमम, ईएमएफ फिर से कितना, जीरो। तो ये वापस यहां पहुंच गए, ठीक है। ये कंडीशन थी हमारे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, ये कंडीशन था हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, ये कंडीशन हो गया हमारा 180 डिग्री पर, देन 270 डिग्री, और ये वापस कहां पहुंच गए आप, 360 डिग्री पर। तो इस तरह से ईएमएफ हमको मिलती है फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब करंट पहले ऐसे फॉरवर्ड गई फिर रिवर्स आ गई, फॉरवर्ड आ गई फिर रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, ऐसे ही ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट हमारे सर्किट के अंदर फ्लो होती है, जो बार बार अपने डायरेक्शन के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और ऐसी करंट जो डायरेक्शन के साथ साथ अपनी मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर ले, ऐसी करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर जो हमारा डायनेमो है ये कौन सी करंट जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। इसीलिए इस डायनेमो को हम बोलते हैं एसी डायनेमो, क्योंकि हमको ये एसी करंट सप्लाई करता है। ये रहा इसका कंप्लीट साइकिल का वेव डायग्राम, ठीक है। अब इसको चलाना कैसे है, क्योंकि यहां तो हमने देख लिया कि फ्लक्स का जैसे जैसे चेंज करोगे आप वैसे वैसे इस कॉइल के अंदर ईएमएफ हमारी इंड्यूस हो जाएगी। यही चीज हम कंटिन्यू करते रहते हैं और ईएमएफ हमको कंटिन्यू मिलते रहती है, हमारी डिवाइस कंटिन्यू वर्क करती रहती है। तो थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे हमको डायनामो को चलाना है। तो डायनामो को यहाँ पर चलाया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लीजिए आपके पास ये हमारा नोट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कॉइल है, इसको आप कॉइल को रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं और सर्कुलर भी बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो किसी भी तरह की कॉइल ले सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम कॉइल को क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। तो हमारे पास जो कॉइल है, दो मैग्नेट के बीच हमने क्या रखा है, इस कॉइल को यहाँ पर रखा हुआ है। ये दो, इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बनने वाली है वो कहाँ बनेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ बच्चों हम लगाएंगे राइट हैंड रूल को। दो तरह के हम रूल का यूज करते हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल
और दूसरा राइट हैंड रूल यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल कब यूज किया करते थे? जब हम करंट सप्लाई करते थे, मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल हमारी है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे हम लोग, और उसमें करंट की सप्लाई करके फोर्स फाइंड करते थे, तो हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमने वर्क बदल दिया है, हम यहाँ फोर्स लगाएंगे और करंट को, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता करेंगे, तो हमें हैंड को चेंज करना पड़ेगा। हमने राइट हैंड ले लिया, सेम काम, यहाँ इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड था, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मिडिल फिंगर करंट को बताता है, यहाँ भी करंट को बताएगा, ये फोर्स ये फोर्स। तो यही यूज हम किस में कर रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल से, सॉरी राइट हैंड रूल से। तो ये रही आपकी आर्मेचर ए बी सी डी, ठीक है। तो इस आर्मेचर ये ले लेते हैं ए बी सी डी, ओके। तो ये जो आर्मेचर है ये हमें चलाना है, तो हम ले रहे हैं राइट हैंड रूल। तो इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी, डन। और थंब कहाँ रखेंगे? फोर्स की डायरेक्शन में। इसे कहाँ चलाएंगे हम? ये हमारी ए बी आर्म है, ये वाला ए बी आर्म, तो हम यहां से चलाएंगे इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसा है, थंब हमारा कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो ए बी आर्म उठकर कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ, ओके। जब ए बी आर्म उठ के ऊपर आएगा तो यहाँ पर एक कॉइल चलेगी और इससे लिंक होने वाली फ्लक्स में चेंज आएगा, और चेंज इन फ्लक्स क्रिएट कर देगा इसके अंदर ईएमएफ को। तो लगा दे राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल हमने लगाया इस पर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये थंब आ गया। तो बताओ मुझे जरा, इंड्यूस ईएमएफ कहाँ क्रिएट होगी इसके अंदर? इस डायरेक्शन में। ये ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्सा है, तो हमारी कॉइल में ए से ईएमएफ चलेगा बी के पास, बी से जाएगा सी पर। अब जरा सी डी आर्म को देखो, ये ए बी आर्म अगर ऊपर आएगा तो उतना ही फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं? सी डी आर्म पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ देखो ईएमएफ कहाँ बनेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगेगी इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ईएमएफ कहाँ बनेगी इसमें? डाउनवर्ड। तो शुरुआत में आपकी जो ईएमएफ यहाँ जनरेट हो रही है वो ए से चलकर जाती है बी पर, बी से चलकर जाती है सी पर, सी से चलकर जाती है डी पर, और डी से होते हुए S1 पर, S1 से B1 पर, और B1 से होती हुई लोड रेजिस्टेंस RL में, लोड रेजिस्टेंस से वो कहाँ चलकर गई? B2 तक। तो इस तरह से ये हमारी ईएमएफ एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है, एक हाफ साइकिल इसका क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। ए बी अप जाएगा, सी डी जाएगा डाउनवर्ड, और ये कॉइल हमारी ये हाफ साइकिल में घूम गई। अब सी डी यहां पहुंच चुका है और ए बी आपका यहां पहुंच चुका है, ठीक है। तो फिर से आपको वही फोर्स लगानी है सेम डायरेक्शन में। तो ये हमने फिर से राइट हैंड रूल लिया। अब देखो ये सी डी आर्म है, ये ए बी आर्म है आपका। अब फिर से हम फोर्स लगाएंगे तो सी डी इस समय ऊपर जाएगा, और ये जो ए बी है ये कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। देखो तो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, तो ईएमएफ कहाँ बनेगी? इस डीसी डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखेंगे आप, ए बी और सी डी दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं। ए बी पहले यहाँ पर राइट में था, अब ये चेंज होकर इधर आ गया है, ए बी इधर पहुंच गया, सी डी ने जगह ले ली ए बी की। तो इस समय ए बी कम्स अप, और सॉरी सी डी कम्स अप और ए बी गोस डाउन। अब ए बी डाउनवर्ड जाएगा और सी डी ऊपर आएगा। इस समय जो हमारी ईएमएफ बनी, क्या देखा अपन ने कि ये जो सी डी आर्म है अब ये ऊपर आ रही है, तो डी से सी की डायरेक्शन में क्या बनेगी? ईएमएफ, और यहाँ पर जाएगी, ये जाएगा डाउनवर्ड यहाँ से, तो ये ईएमएफ कहाँ बनाएगा? ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ। तो अब देखें आप, इसके अंदर जो हमारी ईएमएफ बनेगी अब वो होगी डी से चलेगी किसकी तरफ? ये डी वाला ऑप्शन है, ये सी, तो डी से सी की तरफ, सी से ईएमएफ बी की तरफ, और बी से चलकर कहाँ गई? वो ए पर, और ए से चलकर कहाँ गई? S2। अब जब ये एक हाफ साइकिल घूम जाएगी तो सी डी आर्म पहले S1 से कनेक्ट थी, ठीक है, तो सी डी आर्म कनेक्ट होगी हमारी S2 से, और यहाँ पर ए बी आर्म आपका कनेक्ट था किससे? S2 से। तो इस समय ए बी आर्म कनेक्ट हो जाएगा किससे? आपका सीधा सीधा S1 वाली स्लिप रिंग से, ओके। अच्छा सॉरी गलत हो गया, ए बी आर्म पहले S2 से कनेक्ट था, अब हमारे S1 से कनेक्ट हो जाएगा, नहीं सी डी आर्म हमारा, सॉरी ए बी आर्म यहां पर कनेक्ट था आपका सीधा सीधा S2 से, ठीक है। तो यहां से जो ईएमएफ बनी थी हमारी ए बी सी डी S1 B1, और ये मतलब B1 से लोड रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस से वापस कहां पर गई थी? वो
B2 तक, ठीक है, क्लियर। तो यहां से करंट हमारी डी से चली थी S1 पर, और S1 से B1, और B1 से होते हुए वो कहां गई R, R से लेकर कहां गई वापस B2 के पास। तो B1 R B2 ये हमारी करंट का डायरेक्शन है। अगर हम शुरुआत से लें तो A से B, B से C, C से D, D से S2, S2 से B, सॉरी यहां से सीधा S1, S1 से B1, और B1 से होते हुए R, R से होते हुए B2, ये हो गया। मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन हो गया हमारा A B C D, D से चले हम S1 पर, S1 से चले हम B1 पर, फिर R पर, फिर B2 पर, R ये B2, और वापस कहाँ पहुंच गए आप A पे। ये एक साइकिल कंप्लीट। एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो B1 R B2 ये करंट आपकी फ्लो हुई। अब ABCD आपस में इंटरचेंज, तो EMF यहाँ इंड्यूस हुआ D से C, C से B। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल जो आपका बनेगा, उस नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट D से C जाएगा, C से B जाएगा, B से जाएगा वो A पर, और A का कनेक्शन यहाँ पर S2 से है, ये S2 पर गया, S2 से जाएगा वो B2 पर, B2 से चलकर ये EMF जाएगी आपकी कहाँ पर, लोड रेजिस्टेंस R पर, और R से चलकर कहाँ गई ये B1 पर, और B1 से कहाँ गई ये S1 पर, ये S1 पर, और S1 सीधा सीधा कनेक्ट किससे है D से, ये वापस कहाँ पहुंच गई D पर। मींस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट चली हमारे B2 R B1। तो पहले हाफ साइकिल में B1 से B2, नेक्स्ट हाफ साइकिल में B2 से कहाँ आई B1 पर। तो ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, यहाँ पर B1 से B2, फिर B2 से B1। तो इस तरह से ही ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ हमारी फ्लो होते रहती है। इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। ओके, जब इनिशियली प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस समय हम देखते हैं कि हमारी जो व्हेन द कॉइल ऑफ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब कॉइल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला रहे थे, तो AB आर्म, हमने बोला था AB आर्म कम्स अप इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बनी थी, EMF कम्स अप, प्लेन CD गोज डाउन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज आल्सो अलोंग ABCD S1 B1 R B2 S2 A। और एक्सटर्नल सर्किट में यही इलेक्ट्रिक करंट आपकी कहां चली थी, B1 R B2, ठीक है। पहला हाफ साइकिल कंप्लीट। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में ABCD इंटरचेंज हो गए हैं। सो आफ्टर ए हाफ रोटेशन द पोजीशन ऑफ AB and CD गेट्स इंटरचेंज ऑन फर्दर रोटेटिंग द कॉइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, AB गोज डाउन, अब इस समय AB डाउनवर्ड जाएगा, CD कम्स अप होगा, हेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी DCB S2 B2 R S1 B1। और एक्सटर्नल सर्किट में यही करंट B2 से कहां जाएगी, B1 पर। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट B1 से B2, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट इसका उल्टा B2 से B1। तो इस तरह से B1 B2 B2 B1 ये आपकी करंट क्या हो रही है, हमारी इस डायनेमो के अंदर फ्लो हो रही है। और यही हमारी कौन सी करंट है, यही हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, जो अल्टरनेट अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, बार बार वेरी कर लेती है, ठीक है बच्चों। तो इसका फाइनल जो ग्राफ हमारे पास है, वो फाइनल ग्राफ ये है। ये इसका प्लेन सबसे पहले परपेंडिकुलर रखेंगे हम लोग, उस समय EMF 0 होगी, 90 पर जब पहुंचेगा तो EMF मैक्सिमम फर्स्ट और T/4 टाइम में, ये टाइम कितना है T/4, फिर यहाँ T/2 टाइम के बाद इसका EMF कितना हो जाएगा 0, फिर T/4 टाइम 3T/4 टाइम में फेस टू 70, उस समय जो EMF आपका है वो कहाँ पहुंच गया, माइनस में मैक्सिमम, और देन वापस हम पहुंचेंगे अपने इनिशियल पॉइंट पर, तो टाइम T हो जाएगा, एक कंप्लीट साइकिल हमारा हो जाएगा, उस समय EMF फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से EMF 0 से हाईएस्ट, हाईएस्ट से 0, 0 से मैक्सिमम हाईएस्ट, और मैक्सिमम से वापस 0। तो ऐसे ही मैक्सिमम 0, मैक्सिमम -0, ऐसे ही आपकी EMF की वैल्यू यहाँ पर वेरी होती रहती, और यही आपका अल्टरनेटिंग डायनेमो होता है, जो कि आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम होती है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर और जरूर एक्सप्लेन करें। आई होप आपको आज का जो लेक्चर हमारा है ऐसी डायनेमो पर बेस्ड वो खूब पसंद आया होगा। और कोई नया आप वेरिएशन चाहते हैं तो वो हमें आप जरूर एक्सप्लेन करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग
सॉल्व कर सकते हैं। और यही हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट को, जहां जानेंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइसेस पर, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। बड़ी मजेदार सर्किट है, बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर होने वाला है। तो जिस तरह से आपने इंडक्शन के अंदर सारे टॉपिक को स्टडी किया है, आप अल्टरनेटिंग करंट को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।